चलो फिर शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो एमडीएस की जो प्रिपरेशन है ना, ये स्टार्ट करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि आपने ये प्रिपरेशन क्यों करनी है। क्योंकि इससे इजी इजी एग्जाम भी है मार्केट में, अगर आप जाना चाहो। क्योंकि ये प्रिपरेशन जो है ना, ये 18 से 20 महीने की प्रिपरेशन है, सबसे पहले ये जान लो। और सबसे पहले ना, ये कभी भी हार्डवर्क की गेम नहीं रही है। ये हमेशा से ना एक स्ट्रांग माइंडसेट की गेम है। क्योंकि आपका ये जो मोटिवेशन है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगा। बट आपका एक ये जो स्ट्रांग रीजन होता है ना कि आपने एमडीएस क्यों करनी है, वाई एमडीएस, वो रीजन आपको थ्रू आउट द ईयर आपको मोटिवेट रखेगा आपका, कि आपका रीजन कितना स्ट्रांग है। जैसे मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल रीजन क्या था कि मुझे एमडीएस क्यों करनी है। क्योंकि मुझे प्राइवेट कॉलेज का टैग हटाना है। तो अपने अपने रीजन होते हैं, बट हाँ, ये जो आपका रीजन है ना, इसको ना एक पेज पे लिख के जाओ, भी आपका स्टडी टेबल है ना, सबसे पहले वहां लगा दें। और जिन्होंने अभी तक ये मोटिव सोचा नहीं है कि वाई एमडीएस, वो सोच लेना। क्योंकि यही रीजन है कि जब थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप स्टडी से बोर हो जाओ, कि आपके रिजल्ट नहीं आओगे, तो जो भी आपने लिखा होगा आपका रीजन कि मुझे एमडीएस क्यों करनी है, या मेरा क्या करने का मोटिव है, वो तब आपको उस चीज के लिए जिंदा रखेगा, आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। क्योंकि नीट एमडीएस कभी भी मुश्किल एग्जाम नहीं है, इसकी प्रिपरेशन मुश्किल है। प्रिपरेशन मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसकी प्रोसेस आपको हर दिन सेम, एग्जैक्टली सेम आपको रिपीट करनी है। और वो जो रिपीट करने का प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। सब लोग नहीं कर पाते हैं कभी भी ना। ठीक है। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ना, आपको खुद से कुछ सवाल पूछने हैं कि क्या मैं अगले 18 से 20 महीने इसको देने के लिए रेडी हूँ। लाइक 10 से 14 घंटे मुझे इसको देने हैं। और कभी भी ना ये डिसीजन ना देखो देखी में नहीं लेना, क्योंकि ये आपकी लाइफ मतलब चेंज भी कर सकता है, और कुछ सेंस में आपको लाइफ में पीछे भी कर सकता है। तो अगर आप तो आपने सच में अगर करनी है एमडीएस, तो आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। पर अगर हाँ, आपने देखा कि वो कर रहा है मैं भी करूंगा, तो इस महीने में क्या होता है कि ये जो जोश होता है ना, ये 2 3 महीने ही रहता है। उसके बाद बंदे को कुछ नहीं हो जाता, वो बीच में रह जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है अब आगे मुझे करना क्या है। तो हमेशा जब भी आप करो, सबसे पहले खुद को ना रेडी कर लो कि हाँ, मैंने इस चीज को करना है। ठीक है। ठीक है। और मेनली हमारे पास दो ही एग्जाम होते हैं, एक तो नीट होता है, एक आईएनआईसीटी होता है। बट मेरे ख्याल से एग्जाम एक ही होता है, नीट ही होता है। आईएनआईसीटी तो एक शॉर्ट मिनी नीट की तरह देखा जाता है। नीट में ना हर साल 30,000 से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, सबको ही पता है ना। और अभी स्टार्ट, जैसे भी मान लो मेन फेज अभी स्टार्ट हो रहा है प्रिपरेशन, अभी सबके लेक्चर्स चल रहे हैं, ओरिएंटेशन लेक्चर। अभी मान लो 20,000 बच्चे ने सोचा है कि हमने एग्जाम देना, हर साल सेम चीज होती है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब फाइनल डेज आते हैं एग्जाम में, तो उस एग्जाम में मतलब जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की होती है, वो लोग सिर्फ 1,000 से 1,500 ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो वो सिर्फ 1,000 से 1,500 बच्चे ही फॉलो कर पाते हैं। और जो वो 1,000 से 1,500 बच्चे फॉलो करते हैं, एक्चुअली एग्जाम उन्हीं का होता है। आपको अभी भी रिजल्ट उठा के देख लेना, उसमें 30,000 बच्चे हैं। बट वो 30,000 बच्चे कभी एग्जाम के लिए आए ही नहीं थे, जस्ट आए थे क्वालिफाई मार्क्स लेने, या जो भी है पर्सनल रीजन वट। बट मेन एग्जाम ये होता है 1,000 से 1,500 बच्चों का ही। तो कभी भी इसको 30,000 का कंपटीशन, ऑल इंडिया का कंपटीशन मानना ही नहीं। हमेशा सोचो कि हमारा कंपटीशन सिर्फ 1,000 और 1,500 के बीच में है। और जो बेटर कर गया वो ऑल इंडिया 500 में आ गया, उसकी सीट पक्की है। और जो नहीं कर पाया वो नेक्स्ट ईयर है। अभी हम पढ़ते हैं नीट और आईएनसीटी है क्या। बेसिकली देखो, नीट आपसे डिमांड करता है कि थोड़ा थोड़ा सबका पढ़ो, बेसिक सबके पढ़ो, पर हाँ 19 के 19 सब्जेक्ट का पढ़ो। वही आईएनआईसीटी इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आईएनआईसीटी बोलता है कि मुझे 19 सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे 10 से 12 चाहिए, पर हाँ मुझे इन डेप्थ चाहिए। इन डेप्थ, मान लो जैसे ओएस है। ओएस में नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कॉलेज में, कि इसमें ये प्लेटिंग होगी, इसमें ये वायरिंग होगी। इसमें वो एक्चुअली क्लिनिकल सिनेरियो आपसे पूछेगा, आपको ओपीजी दे देगा कि इसको ये कॉन्डाइल में फ्रैक्चर है, यहाँ है, इसमें क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है, या क्या इसका सिनेरियो है। मतलब उस तरीके से क्वेश्चन है कि आप मान लो कि आप रियल क्लिनिकल एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो ये जो आईएनआईसीटी है आपको उस तरीके से मतलब टेस्ट करता है। तो बेटर है कि नीट ही है। बेसिकली मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ कि आईएनआईसीटी नीट का मिनी वर्जन है। ये आपके लिए एक टेस्ट होता है कि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को फाइनल टेस्ट दे सको। साल में 2 बार होता है, एक तो मई में होता है और एक तो नवंबर में होता है ना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आईएनआईसीटी कभी एमडीएस का एग्जाम नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ। देखो, आईएनआईसीटी में 200 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जो इसके टॉपर्स होते हैं उनके ऑलमोस्ट 190 के आसपास ठीक होते हैं, और एक या दो नेगेटिव मतलब क्वेश्चन गलत होता है। क्योंकि इसमें नेगेटिव या रॉन्ग क्वेश्चन करने का स्कोप है ही नहीं। आपने एक रॉन्ग क्वेश्चन गलत किया, आप मेरिट से बाहर हो। उसका सिंपल सा रीजन है इसकी सीट्स। मई में 20 सीट्स होती है, अभी जो कल एग्जाम हुआ 20 22 सीट होती है, नवंबर में जो होगा उसकी 40 42 इतनी सीट्स होती है। तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं। हाँ, नीट आईएनआईसीटी लोगों का क्रैक होता है, बट वो कब होता है? जब आप एक 4 से 5 बार प्रॉपर रिवीजन कर लो,
आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो कि जब आपको पता है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए मैं उसके लिए रेडी हूँ, तब आईएनआईसीटी क्लियर होता है। इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं तो कभी भी आईएनआईसीटी को ऐसा एग्जाम नहीं लो, ऐसा बोलो कि नीट का एक मिनी मॉक है। मेन एग्जाम हमारे लिए नीट ही है, क्योंकि नीट में सीट भी काफी ज्यादा है। और नीट में क्या होता है कि ना, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए नीट ही हमारा एक मेन एग्जाम होता है। और इस बार ऑलरेडी जैसे आप लोग नीट के लिए अभी मान लो नेक्स्ट नीट के लिए 10 महीने, 10 महीने भी नहीं है, मार्च फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, 9.5 मंथ्स है। तो आपके पास 19 सब्जेक्ट है, आपके पास टाइम तो इस पर ऑलरेडी कम, ऑलरेडी आप 5-6 महीने लेट हो इस प्रिपरेशन के लिए। जो अभी शुरू करते हैं, जिन्होंने पहले से शुरू करा है उनके लिए तो बेस्ट है कि वो तो उनका चल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है अक्टूबर नवंबर में। वहां से आप कैलकुलेट करोगे तो मार्च पे बनते हैं 16 महीने। तो एक्चुअल प्रिपरेशन वहां से होती है, तो आप देख लो आप अक्टूबर नवंबर से ऑलमोस्ट 5-6 महीने लेट हो, तो इस बार टाइम तो बिल्कुल नहीं है कि आप कैलकुलेट भी करोगे ना। तो एक मिनट करते हैं। हाँ, जैसे आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास आज की डेट से भी देखा जाए ना 40 वीक्स हैं, और आपके सब्जेक्ट है 19। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास पर सब्जेक्ट के सिर्फ 2 वीक्स का टाइम है, और 2 वीक में आपको एक बार उसको पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। तो अगर किसी ने प्रिपरेशन का सोचा है ना, तो वो विद इन अ वीक स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। और अब तो थोड़ा सा नीट एमडीएस का भी बता देता हूँ कि जिन्होंने जिन्होंने तो दिया उनको तो आइडिया होगा कि कैसे एग्जाम होता है, जिन्होंने नहीं दिया, जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, आज से पहले जो एग्जाम होता था ना, वो सिंपल 3 घंटे का होता था, आपकी मर्जी होती थी, आपने चॉइस ऑप्शन जो ये सेक्शन 1 है वो पहले अटेम्प्ट करनी है, सेक्शन बी बाद में करनी है, जैसे भी होता था। पर नॉर्मली सारे बच्चे क्या करते थे, डेंटल सेक्शन को पहले प्रेफर करते थे कि ये इजी होती है, स्कोरिंग होती है, हम इसको कर लेंगे, इनसे हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, फिर हम मेडिकल पे जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक बार आपका मोराल अप हो जाता है तो फिर आपको लगता है मैं सभी कर लूंगा। बट इस साल से नीट ने गेम चेंज कर दिया, अब इसने क्या कर दिया, इसने टाइम बोर्ड सेक्शन लगा दी। जैसे आपको अब सेक्शन ए सबसे पहले ही करना है, अब सेक्शन बी पे जंप नहीं कर सकते, और सेक्शन ए में भी आपको टाइम दे दिया है। 100 क्वेश्चन होंगे, 75 मिनट्स होंगे। आपको जो करना है इसी 75 मिनट्स में इस सेक्शन के लिए करना है। और सेकंड सेक्शन आपका होगा डेंटल का, जिसमें 140 क्वेश्चन होंगे और 105 मिनट्स होंगे। तो ऐसे होते हैं, टोटल क्वेश्चन हमारे पास 240 होंगे, उसमें से 100 मेडिकल सब्जेक्ट्स के और 140 डेंटल सब्जेक्ट के। और एक कॉमन क्वेश्चन सबको लगता है ना कि यार ये नीट का क्वेश्चन होता है, इसका एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन कभी भी 4 मार्क्स का नहीं होता, क्वेश्चन हमेशा 5 मार्क्स का होता है। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि देखो, अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया ना, तो आपको एक -1 भी मिलेगा। एक -1 तो मिला ही मिला, पर आपने एक 4 मार्क्स पाने का जो मौका था ना, वो भी गवा दिया। तो कभी भी नीट के क्वेश्चन को ना 4 मार्क्स का कंसिडर नहीं करो, 5 मार्क्स का कंसिडर करो। क्योंकि अगर तो आपने सही किया तो आपको +4 मिलेंगे, बट हाँ, साइड बाई साइड आपने अपना एक -1 भी बचा लिया कि जो आपका स्कोर कम कर सकता था। तो नीट का क्वेश्चन हमेशा ही 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये चीज मुझे कब रियलाइज हुई थी, जब मैंने लास्ट नीट दिया था। तो ऐसा होता है कि ना पेपर में कई बार ना आप घबरा जाते हो, घबरा इन द सेंस कि वहां पे ऐसा माहौल होता है कि यार सब कुछ मिक्स हो जाता है। ऐसा लगता है कई बार की, तो उस चीज में क्या किया मैंने, 4-5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी में आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए। फिर मैं घर पे आया तो मैं रियलाइज करने लगा कि यार मेरे 5-6 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन ऐसे गए, मैंने 40-50 मार्क्स गवा दिए। फिर मुझे रियलाइज हुआ वो तो मैं गलत करके आया हूँ, तो मैंने 40 नहीं 50 मार्क्स गवा दिए, उनका -1 भी तो मुझे मिलेगा ना। तो नीट का क्वेश्चन हमेशा ही 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपको पता ही है, 18 अब 2 महीने तो आप गवा चुके हैं, क्योंकि नॉर्मली मार्च में हो जाता है सब कुछ, और अभी में ही चल रहा है। ठीक है, अब जैसे नीट एमडीएस जो होता है ना, ये हमेशा ही एमसीक्यू का एग्जाम रहा है। ये सबको ही पता है कि इस एग्जाम को अगर मास्टर करना है ना, तो आपको एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा कमांड होनी चाहिए। इवन आपकी जो प्रिपरेशन है उसका मेजर पार्ट ही एमसीक्यूज है। अगर आपको टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो उसके भी एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज वो भी एमसीक्यूज, इवन एग्जाम भी हमारा एमसीक्यू पैटर्न में ही है। तो इस चीज में लेक्चर के जो भी हमारे कंसेप्ट है उनके साथ साथ हमें एमसीक्यू पे भी कमांड होना चाहिए। और एमसीक्यू में कमांड कैसे होगा, हमें एमसीक्यू को अपनी प्रिपरेशन का मेजर टाइम देना है। जैसे नॉर्मल प्रिपरेशन होती है, जैसे आप अभी इनिशियल डेज में हो, मैं मान रहा हूँ कि आप सभी इनिशियल हो, आपकी प्रिपरेशन पर्सनल लेवल पे हाई हो सकती है, मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जैसे बेसिक बता रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि आप अभी नूब्स हो, बच्चे हो भी। तो जैसे मान लो आपकी प्रिपरेशन इनिशियल डेज में होनी चाहिए 8 से 10 घंटा, है ना, आगे इसको बढ़ा के आपको 10 से 14 घंटे लेके ही जाना है, क्योंकि इस बार टाइम वैसे भी कम है, और इतना तो चाहिए ही है इसके लिए। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि जैसे आपकी प्रिपरेशन 8 से 10 घंटे है, तो आपको उसका जो 70% टाइम है वो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने में देना है। वो कभी भी लेक्चर्स या नोट्स इन सब में देना है, पर ज्यादा मेजर पोर्शन हमारा एमसीक्यूज पे ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक जान ली ना, आपको कंसेप्ट नहीं आता चलेगा, आपको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है चलेगा, बट अगर आपको एमसीक्यू रूल आउट करना आ गया, सॉल्व करना आ गया, तो आपने इस एग्जाम को कॉन्कर कर लिया। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती है, जैसे रूल आउट ऑप्शन होता है कि आपको पहले जो पता है पहले तो उसको बाहर करो, 50-50 करो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अंडर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, सब बताऊंगा मैं आगे लेक्चर्स में।
अभी जैसे ये जान लो कि इस प्रिपरेशन का एक फाउंडेशन है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज से प्यार कर लो, इसलिए लिखा है मैंने लव एमसीक्यू। उसका सिंपल रीजन है, कभी भी एमसीक्यूज को रश नहीं करना है जल्दबाजी में। इनको जितना हो सके इतना टाइम देना है। इवन मैं आपको बताता हूँ, जो टॉपर्स होते हैं ना, मान लो जो इस साल भी AIR 1 होगा या जो लास्ट ईयर भी AIR 1 होगा, 240 में से ना उसको भी 160 170 ही आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। रेस्ट जो 70 80 क्वेश्चन होते हैं ना, वो मेरिट डिसाइड करते हैं। और वो मेरिट कैसे डिसाइड करते हैं कि वो बच्चा एमसीक्यू को सॉल्व करना जानता है। उसने भी हमारी ही सेम बुक्स पढ़ी है, हमारी ही सेम कोचिंग से है वो, बट फिर अभी हमसे आगे क्यों है वो? क्योंकि उसको एमसीक्यू सॉल्व करना आ रहा है, क्योंकि उसने एमसीक्यू पे इन्वेस्टमेंट की है, बहुत अच्छे से टाइम दिया है, तभी एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आपको यार इस प्रिपरेशन के लिए चाहिए क्या क्या ओवरऑल। ये तो सबको ही पता है, सब जगह सुना ही है, नोट्स होने चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, कोचिंग होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। ये कुछ चीजें, इसका अगर स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना, बाद में लेना जब मैं इनकी लिस्ट बताऊंगा। ठीक है। एक रूल होता है हमेशा भी आपकी प्रिपरेशन में, 50-50 रूल। इस 50-50 रूल का क्या मतलब है कि 50% आपका कंटेंट होता है। कंटेंट माने आपके नोट्स हो गए, आपकी कोचिंग कौन सी ज्वाइन की, आपकी टेस्ट सीरीज है, आपका जो भी है, जो भी आपको अदर सोर्स से मिल रहा है। और 50% है आपका पर्सनल एफर्ट्स। तो अगर आपके पास एक अच्छा सोर्स होगा ना, तो आप आपके एफर्ट्स एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट ही नहीं है ना, तो आपके ये 50% जो आपके पर्सनल एफर्ट्स है ना, एक लिमिटेड तक ही होंगे। तो हमेशा जब भी ये कोचिंग या नोट्स ये इन सब पे जाओ ना, टेस्ट सीरीज पे जाओ, इस पे थोड़ा ना इन्वेस्ट कर लो, चाहे 5-10 हज़ार की गेम ऊपर कर लो। पर हाँ, ये एक आपकी प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है। तो जैसे आपने भी पूछा ही होगा, जैसे कोचिंग का आपको पता है, ये 3-4 ही फेमस है सबसे ज्यादा। सीडीज है, ACCVR है, DVMC है, डॉक्टर लाल की है। यही मुझे लगता है 4 है। बाकी इसके अलावा जो क्लेम करते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इन्हीं के चारों के टॉपर्स जेन्युइन होते हैं। बाकी सब क्या करते हैं, टॉपर्स खरीद देते हैं, उसको अपनी बुक्स दे देते हैं कि उससे प्रमोशन करवा लिया, ये करवा लिया। और हमेशा वही कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जिसने टॉपर्स क्रिएट किए हो। क्योंकि अगर टॉपर्स बन रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो प्रिपरेशन है वो एक राइट ट्रैक पे है। ठीक है। तो इन्हीं, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है, इन्हीं चारों से करो। ठीक है। अगर कर रखी है, तो फिर आपको, आप इतने स्मार्ट इनफ होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन कैसे बैलेंस करनी है। क्योंकि अगर आपने अच्छी एक कोचिंग नहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया ना, आपको 2-3 महीने में रियलाइज हो जाएगा कि आपने मतलब ये वेस्ट कर दिया है। और मैं बता रहा हूँ, आपका मेजर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना इस स्टडी में, वो आपकी कोचिंग ही होती है। इसके अलावा आपको कोई भी कॉस्टली नहीं होता। और एक ऐसी चीज़ है, ये आप चेंज भी नहीं कर सकते थ्रू आउट द ईयर। इसलिए कभी भी इसको लो ना, और इसको सोच समझ के लो। और जिन्होंने नहीं लिए ना, अगर वो सच में इस साल का नीट दे रहे हैं, तो ना 3-4 दिन में ले ही लो। ठीक है। क्योंकि ये स्टार्ट तो करना ही है, और जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा। और स्टार्ट ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है इस प्रिपरेशन में। क्योंकि बाद में तो चलो बंदा मूव ऑन कर लेता है, कैरी ऑन कर लेता है चीजों को, बट इनिशियली ही स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे गाड़ी होती है, उसका इंजन स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल होता है, तो वही ये चीज यहाँ पे भी है। ठीक है। मैं थोड़ा सीरीज के बारे में बताऊंगा कि ये सबसे बेस्ट क्यों है। सबसे पहले ना, अगर किसी को लग रहा है कि वो मल्टीपल सोर्स से नहीं पढ़ सकता, उसको एक ही जगह पे सारा कंटेंट चाहिए, वही सीरीज वाले दे देते हैं। बहुत अच्छी। ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, बट हाँ ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है ना। बट हाँ, ये इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि इसका जो ऑथर है ना यार, ये जो जो भी मतलब जिसने ये क्रिएट की है, राइसिन सर है उसका नाम। वो बंदा ना, उसकी वजह से ये मेन फेमस है। पता नहीं कैसे क्या होता है, जब भी कोई मार्केट में न्यूज आती है ना, एग्जाम रिलेटेड या कोई पैटर्न रिलेटेड कुछ भी, अगर मेजर चीज होनी होती है, ये बंदा सबसे पहले अपडेट देता है। पता नहीं कैसे। और इवन एक चीज और, हमेशा हर साल नीट में या INICT में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। हमेशा होते हैं। 240 क्वेश्चन है नीट में, तो आपको 200 क्वेश्चन का आइडिया होगा कि इस टॉपिक से उस टॉपिक से 40 क्वेश्चन हमेशा ही नहीं होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। INICT में भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। बट वो चीज, पता नहीं कैसे, इनके जो पिंक पेपर होते हैं, एक्चुअली ये जो वीकली टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट लेते हैं उनको ही पिंक पेपर बोलते हैं, उसमें वो क्वेश्चन आ चुके होते हैं। पता नहीं कैसे। बट हाँ, ये बंदा ना मतलब, इसका एक्सपीरियंस मतलब 18-20 साल का एक्सपीरियंस है इनका। बट ये तगड़े टॉपर्स क्रिएट करते हैं, और उसका रीजन है इसका, ये जो जो बंदा है इसके पीछे। बट हाँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट पे, अगर आपको लग रहा है ना आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो इस चीज में कभी नहीं जाना। क्योंकि इनके जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो उसमें एक बेसिक चीज आपसे डिमांड करते हैं, या हम कंसिडर करते हैं कि आपके बेसिक्स कॉलेज में क्लियर है। अब हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ हम किसी को समझाने नहीं बैठेंगे। और डाउट, अगर किसी को डाउट सॉल्विंग मतलब प्रोसेस इनका इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। क्योंकि इनके डाउट्स ना बच्चे पूछते रहते हैं, इनके पास आंसर ही नहीं होता, क्योंकि इनके पास बच्चे ही इतने ज्यादा होते हैं। ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है DVMCI की। DVMCI में सबसे खास चीज क्या है इस कोचिंग में, इसके जो लेक्चर्स और डाउट सॉल्विंग है ना, वो मार्केट में इससे बेस्ट कोई नहीं देता है। अगर किसी ने ली है ना, तो इनके लेक्चर और डाउट सॉल्विंग को अच्छे से करना। टेस्ट सीरीज इनकी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है।
ये एक रिवाइज मैराथन करवाते हैं जब एग्जाम पास में आता है ना, वन शॉट में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराते हैं, उसके सेशन यूट्यूब पे भी मिलते हैं। वो इनके बेस्ट है ना। इनके 20 क्वेश्चन की टेस्ट, 20 के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आती है, अच्छी है, पर इसमें रिपीट्स होते हैं काफी ज्यादा। तो अगर किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है ना, बेस्ट पैक पता क्या होता है, डीवीएमसीआई के लेक्चर ले लो, सीडीज की टेस्ट सीरीज ले लो, ये सबसे बेस्ट होता है। एक और अकेडमी एस अचीवर, ये भी इतनी पॉपुलर नहीं है, बट हाँ ये जेन्युइन टॉपर ग्रेड करती है। देखो सीडीज की हाइप अभी 3-4 सालों से, उससे पहले ये टॉपर्स ग्रेड करती थी, आज भी करती है, इसका नाम थोड़ा सा कम हो गया। आपने एक बुक सुनी होगी, नीरज वाधवन करके आती है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है उसका, मतलब जो उस बुक का ऑथर है वही इसका मतलब एस अचीवर को चलाता है। तो ये भी अच्छी है, अगर किसी को ज्वाइन करनी है, ये भी कर सकता है। तो एक ये है डॉक्टर लाल, ये बहुत फेमस है, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फैक्ट है। तो ये नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ किसी को भी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत बल्की कंटेंट है इनका, बहुत ज्यादा आपको दे देंगे, हैंड रिटन नोट्स भी दे देंगे, सॉफ्ट कॉपीज भी दे देंगे, हार्ड भी दे देंगे। इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि सच बता रहा हूँ ना, आपके पास अपनी बुक्स है ना, वो ही बहुत है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे जाती जाएगी, आपके पास बर्डन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़े उनको आपको कैरी करना है साथ में। तो इनका अलग से प्रेशर आ जाएगा, इनका अलग से कंटेंट आ जाएगा, तो इसको ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करना। हाँ अगर कोई जैसे फाइनल ईयर है, थर्ड ईयर है, अगर वो स्टार्ट करना चाहता है ना प्रिपरेशन, तो उनके लिए बेस्ट होती है। उनके लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप सीडीज डीबीएमसीए में जाओ, उनके लिए ये सही है, क्योंकि ये ठीक है, बेसिक्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इनके टेस्ट सीरीज और ये जो नोट्स देते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है। लास्ट ईयर मैंने भी इनकी टेस्ट सीरीज बोला था किसी ने, मैंने बोला ठीक है तुम ले लो, मैं तुमसे देखूंगा, तो उसमें सच में बहुत ज्यादा करेक्शंस होते हैं। तो इसका मैं नहीं प्रेफर करता हूँ कि आप लो, है ना। इसके अलावा आप दूसरी ले लो। ठीक है, एक मिनट, अब बुक्स देखते हैं कि आपको इस प्रिपरेशन में ना, बुक्स को, हाँ एक चीज और रहेगी। जैसे ना, अभी आप, जैसे आपका इस बार टाइम बहुत कम है, तो अगर आपने लेक्चर लिए हैं या कोई भी ऑनलाइन लेक्चर जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए हैं, तो ट्राई करना रिकॉर्डेड लेने के लिए। कल मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने उसको बोला था लाइव लेना, बट मैं आपको बता रहा हूँ लाइव अभी नहीं लेना। उसका एक रीजन बता रहा हूँ, अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, अभी आप मान लो आपने प्रैक्टिस में लाने के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, जब आप 2-3 महीने हो जाओगे, तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, तब आप क्या करोगे, आप दो दो सब्जेक्ट साथ में कैरी करोगे। और जब आप दो सब्जेक्ट साथ में कैरी करोगे ना, तब आपको लाइव सेशन आपके बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर जो जिन्होंने अभी लिया है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर पे ही जाना, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर ही आपका टाइम पूरा कवर पाएंगे कर पाएंगे। ठीक। अब बुक्स है, पल्स हमेशा ना ट्राई करो, पल्स आपकी बुक्स में सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट है, तो इसको न्यू एडिशन लो। अगर न्यू एडिशन नहीं लेनी है, तो एटलीस्ट 15th एडिशन से पुरानी नहीं लेना, क्योंकि जितनी पुरानी पल्स लोगे ना, उतनी सप्लीमेंट्री बुक्स की नीड बढ़ती जाएगी। मान लो आपने 10 साल पुरानी या 7-8 साल पुरानी पल्स ले ली, तो फिर आपको आपका मेजर पोर्शन पल्स को नहीं देना पड़ेगा, फिर हाफ हाफ डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड बुक के साथ। इसीलिए पल्स लेटेस्ट ही लेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री बुक्स की जरूरत पड़ती है, इनिशियल डेज में नहीं पड़ती, जब आप सेकंड फेज में जाते हो। सेकंड फेज जब आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाए, आपको लगे कि हाँ अब आपको पता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस वे में हमारी प्रिपरेशन जा रही है, तब आपने सप्लीमेंट्री बुक्स के ऊपर जाना है। जो कि दो ही बेस्ट मुझे लगती है, एक ट्रिपलेट है, एक नीरज वाधवान है। इनमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर रिपीट्स होते हैं, तो जो आपको बता देते हैं कि भाई अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या माइंडसेट हो रहा है क्वेश्चन इसका, या क्या एग्जामिनर, क्या अभी कंट्री में ट्रेंड चल रहा है। फिर एडिशनल बुक्स भी कुछ चाहिए होती हैं। देखो कभी भी ना, अगर आपको लग रहा है ना कि आप नीट एमडीएस को बुक्स को पढ़ के निकाल लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं ही। नीट एमडीएस के लिए आपको बुक्स चाहिए ही नहीं, है ना। अगर आपको चाहिए ना, तो आपको फिर ज्यादा टाइम चाहिए, और इस पर टाइम बिल्कुल नहीं है। अनॉट के लिए ना एक वीडियो जो रसिया सब लोग रख लेना अपने साथ। इसका एक सिंपल सा रीजन है, अनाटॉमी के रिलेशन है ना, आपको बहुत काम आएंगे इस पेपर में। अनाटॉमी मेडिकल सब्जेक्ट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नीट एमडीएस के लिए। फार्मा और एनॉट है इंपॉर्टेंट। अगर आपको एनॉट होती है, आप ओएस भी सॉल्व कर सकते हो, ऑर्थो भी सॉल्व कर पाओगे, है ना। जैसे मैंने पहले ही बोला था, ओएस हमें क्लिनिकल सिनेरियो पेपर देता है, इवन आईएनआईसीटी में भी। तो वो चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आपके एनाटॉमी के कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आपको एक बुक चाहिए ना, वो है बीडी चौरसिया। फार्मा जो माइक्रो होती है ना, ये हम कभी भी पल्स से सॉल्व नहीं करते इसके एमसीक्यूज, क्योंकि मेडिकल सब्जेक्ट है, और मेडिकल सब्जेक्ट को मेडिकल सब्जेक्ट से ही करना है। तो इसके लिए ये बुक होती है अरविंद अरोरा, स्पर्श गुप्ता, इनसे हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इसके। और ऑर्थो में तो नॉर्मली जैसे हम कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ते हैं, बट हाँ कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे डायग्नोसिस, इंटरसेप्टिव, वो क्वेश्चंस थोड़े से ना ये जितेंद्र शर्मा से पढ़ने होते हैं। तो ये सेलेक्टिव टॉपिक्स है, मैं आके लेक्चर्स में आपको जो फ्यूचर जब भी लेक्चर होगा, मैं आपको कंटेंट शेयर कर दूंगा, इसको चाहिए होगा। फिर रेडियो के जो क्लिनिकल सिनेरियोज आते हैं ना, क्लिनिकल बेस्ड जो भी फोटोज आते हैं, मतलब इमेज बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे इस बुक से आते हैं। ठीक है, सब लोग मतलब, अगर ये बुक्स नहीं भी फॉलो करनी है ना, चलेगा यार, क्योंकि इसका कंटेंट आपकी कोचिंग ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर देगी। पर हाँ, ये हो सके तो ये ले ही लेना, बाकी सब तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। बीडी चौरसिया एक ना आप हैंड कॉपी ले लेना किसी से, है ना, ऐसे तो सबके पास होती है। अच्छा, अभी एक आती है पीवाईक्यू बुक्स, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स। ठीक है, यही सप्लीमेंट्री बुक्स, इसमें डेंटल ट्रिपलेट भी आती है, नीरज वाधवान भी आती है, और एक सीरीज की रेड बुक करके भी आती है, ये ऑनलाइन में ही रहती है सिर्फ, ये आपको ऑफलाइन में नहीं मिलती है ना। सीडीज की ऐप है बीडीएस तो नेक्स्ट, उसमें मिलती है ये।
तो ये तीनों बुक्स हैं जो आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से साथ अपडेट रखती है। ठीक है। ये ऐसा होता है कि जैसे ही आपकी प्रिपरेशन, जब आपको लगे कि हाँ अब आप वो पल्स पे कमांड आ गई, आपकी पल्स पल्स आपने बेसिक्स क्लियर कर लें, क्योंकि बेसिक्स आपके पल्स से ही क्लियर होंगे, वो कभी भी इन बुक्स से नहीं होंगे। ये बुक्स है कि आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए, कि पल्स में जैसे है पिछले 25-30 सालों के क्वेश्चन। अब उस 25-30 सालों के क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, वो आप लेटेस्ट क्वेश्चन से टेस्ट करोगे। ये होते हैं आप जब आप सेकंड स्टेज आपकी प्रिपरेशन में हो। इनिशियल डेज में ये बुक्स नहीं प्रेफर करनी है क्योंकि बहुत बर्डन हो जाता है। ठीक है। अब आगे है नोट्स का पोर्शन, कि नोट्स को कैसे बनाना है, नोट्स में क्या होना चाहिए। एक बार ना मैं देख लेता हूँ कि टाइम कितना रह गया इस मीटिंग में ना, फिर एक मैं न्यू सेशन, न्यू लिंक क्रिएट करके आपको भेजता हूँ ना। फिर नोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं इस प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि नोट्स आपकी तरफ से सबसे बड़ा एफर्ट होता है। जी जी।